महक की फ्रेंड पीछे मुड़कर महक के घर की तरफ देखकर कहती है, हमेशा ये बंगलो कितना सुंदर लगता है और इस पर लिखा हुआ आर्यस मैंसन लिखा हुआ कितना सुंदर लगता है। ये कहने के बाद वह दोनों वापस से अपने गार्डन की तरफ देखती हैं और अपने बंगलो की तरफ जाती हैं। तो वायरिस के मम्मी पापा उनका वेट करते हुए खड़े नजर आते हैं। उनको देखते ही वह भी भागकर उनके पास जाती हैं और उनको गले लगा लेती हैं। इधर महक भी सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में आती है और इतने दिनों बाद अपने कमरे को देखकर अपने कमरे में चारों तरफ घूमने लगती है और एक एक चीज़ को ध्यान से देखती है। फिर बालकनी में आकर अपने गार्डन को ध्यान से देखती है। फिर अपने कमरे में आने के बाद थोड़ी देर गार्डन को बालकनी के झूले पर बैठकर देखती है और गाना गुनगुनाने लगती है। उसे पता ही नहीं चला कितनी देर वह वहाँ बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसकी माँ कमरे में आती हैं और देखती हैं महक अभी तक बाहर बालकनी में बैठी हुई है और अपने गार्डन को देख रही है जो उसने अपने हाथों से बनाया हुआ है। कमरे की बालकनी बहुत बड़ी है जिसमें उसने अपनी पसंद के फूल लगाए हुए हैं। क्योंकि महक को फूल पौधे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए वो अपने आसपास में फूल पौधे लगा कर रखती है। ये सब देखते हुए थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा कितनी देर से तुम यहीं बैठी हो, इतने लंबे सफ़र से आई हो, थोड़ी सी देर आराम कर लो, फिर शाम को सब घर आ जाएंगे तो उनके साथ बैठकर बातें कर लेना। फिर महक अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, माँ ज्योति कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है, ज्योति अपने कमरे में है और वो नहाकर सो भी चुकी है। मुझे लगा था कि तुम भी सो गई होगी, लेकिन तुम तो यहाँ गाना गुनगुनाने में लगी हुई हो। मैं क्या सुनकर कहती है, माँ आप जानती हैं ना मुझे गार्डन कितना पसंद है और जब मैंने अपने गार्डन को इतने समय बाद देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और वहीं झूले पर बैठकर उन्हें निहारने लगी। यह सुनकर उसकी माँ कहती हैं, चलो जाओ, थोड़ी देर पहले फ्रेश हो जाओ और फिर सो जाओ, फिर तेरे दादाजी को तुझसे कुछ बात करनी है। इसलिए वो कहकर गए हैं कि अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल से आ रहे हैं और जाकर शाम को तुझसे बात करेंगे। यह सुनकर महक कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। यह सुनकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। महक बाथरूम में जाकर नहाती है और फिर जल्दी से आकर बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती है। क्योंकि वह भी सफ़र से थक चुकी थी, इसलिए वह भी जल्दी सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ दोबारा रूम में आकर देखती हैं तो महक सो चुकी थी। ये देखकर उसकी माँ उसके पास आती हैं, उसके माथे पर एक किस करती हैं और उसे अच्छी तरह से चादर उड़ाकर एसी ऑन करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दिल्ली तारा देवी हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल महक और उसके परिवार का है। यह हॉस्पिटल महक के दादाजी ने अपनी माँ के नाम पर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने तारा देवी हॉस्पिटल रखा था। यहाँ के डीन महक के दादाजी है। यहाँ पर हर तरह का इलाज होता है, महंगा भी, थोड़ा सा सस्ता भी और फ्री में भी। महक के दादाजी एक ट्रस्ट भी चलाते हैं जो महक के नाम से है और उस ट्रस्ट के हिसाब से जिन लोगों के बिल भरने के लिए पैसे नहीं है वो उनका फ्री में इलाज करते हैं। यही बात दादाजी और उसके परिवार को सबसे अलग बनाती है। दिल्ली में उनके यहाँ दिल्ली में काफ़ी रिस्पेक्ट है और जिन लोगों का इलाज ट्रस्ट के ज़रिए होता है वो लोग अभी खुश होते हैं और महक से बहुत प्यार भी करते हैं। क्योंकि उस ट्रस्ट के हिसाब से उन लोगों का जब इलाज होता है तो उनकी फाइल पर महक के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। जिसकी फाइल पर महक के सिग्नेचर नहीं होते उनका फ्री में इलाज नहीं होता। यही वजह है कि महक इस अस्पताल का एक अहम हिस्सा है और इसी सिलसिले में दादाजी को आज महक से कुछ बात करनी है। क्योंकि मरीज कई दिनों से महक का ही इंतज़ार कर रहे हैं। जब महक उनकी फाइल पर सिग्नेचर करेगी उसके बाद ही उनकी सर्जरी होगी। और इस हॉस्पिटल में काफ़ी डॉक्टर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंसेस हैं और इस अस्पताल में ही महक और उसकी दोस्त भी अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रही हैं। महक, अंजलि और पायल की पूरी होने वाली है और ज्योति की इसी महीने से शुरू हुई है, इसलिए वह सब कल यहाँ अस्पताल में ही आएंगे। दादाजी तैयारी करवा रहे हैं ताकि उन सबको कल आने के बाद यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। दादाजी अपने केबिन में बैठे हुए हैं और अपने पेशेंट की फाइल थोड़ी देर बाद उन्हें एक नर्स बुलाने आती है जो कहती है, सर रूम नंबर 104 वाला पेशेंट बुला रहे हैं। दादाजी कहते हैं, लेकिन उनको तो आज छुट्टी मिलने वाली थी, तो वो अस्पताल में क्या कर रहे हैं? यह सुनकर वो नर्स कहती है, तभी उस नर्स ने कहा, वो महक मैम से मिलना चाहते हैं। जब हमने उन्हें बताया कि वो छुट्टी पर हैं और शायद वो कल से हॉस्पिटल आएंगी
तो उन्होंने कहा तो ठीक है, वो कल महक मैडम से मिलने के बाद ही छुट्टी लेंगे। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, इस महक ने हर पेशेंट का दिमाग खराब करके रखा है। हर पेशेंट को अपने पास महक चाहिए उसका इलाज करने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दिन दूर नहीं जब यहाँ हॉस्पिटल में लोग आकर सिर्फ यही कहेंगे कि उन्हें डॉक्टर महक से इलाज करवाना है। यही सोचते हुए दादाजी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी दिखाई देती है और सोचते हैं, मेरी महक में सचमुच जादू है। वो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। भगवान करे मेरी बच्ची ऐसे ही खुश रहे और हर तरफ अपनी महक फैलाती रहे। ये सोचते हुए दादाजी पेशेंट के रूम में चले जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं, जब आपको आज छुट्टी मिल चुकी थी तो आप यहाँ पर क्यों रुके हैं? आपकी इस हरकत की वजह से आपको ये दिन का किराया और देना पड़ेगा। तो वो पेशेंट कहते हैं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, इसी बहाने हम महक बिटिया से मिल लेंगे। और अगर हम आज छुट्टी ले लेते तो पता नहीं कब हम महक से मिल पाते। इसीलिए हमने आज छुट्टी नहीं ली। हम कल ही छुट्टी पर जाएंगे। हमने आपको इसीलिए बुलाया है। इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। अभी मेरा बेटा आने वाला है और वो कहेगा कि मुझे आज छुट्टी मिलने वाली है। तो आप उन्हें कहेंगे कि आज आप छुट्टी नहीं देंगे, मेरे कुछ टेस्ट बाकी हैं, वह करने के बाद आप मुझे कल छुट्टी देंगे। ये कहकर वह पेशेंट चुप हो जाता है और दादाजी की तरफ देखने लगता है। दादाजी पेशेंट की बात सुनकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होते हैं और उनसे कहते हैं, ये तो गलत बात है, इससे तो आपका बेटा परेशान हो जाएगा। तभी दादाजी बोलते हैं, उन्हें अपने तरीके से बता दूंगा, लेकिन आप उन्हें ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा, नहीं तो वह घबरा जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ जो आपको छुट्टी नहीं मिली। ये सुनकर वो पेशेंट कहते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन प्लीज़ कल महक बिटिया को बुला देना, मुझे उनसे मिलना है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, ठीक है, वह कल सुबह आ जाएगी, उसके बाद मैं आपकी छुट्टी मंजूर कर दूंगा। ये कहने के बाद दादाजी वहाँ से निकल जाते हैं और अपने केबिन में जाकर बैठते हैं। पता नहीं कैसे कैसे पेशेंट हैं, महक ने सब पर पता नहीं क्या जादू किया है। घर जाने के बजाय उन्हें अस्पताल में रहना मंजूर है, लेकिन महक बिटिया से मिलना है। वह सब ये बड़बड़ा ही रहे थे कि तभी उनके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और उन्हीं की उम्र के एक दादाजी अंदर आते हैं, जो उसे कह रहे थे, क्या हुआ है, तू ऐसे क्यों बड़बड़ा रहा है? क्या उम्र का असर हो गया है? तो रिटायर होकर घर बैठ जा, यहाँ अस्पताल में क्यों बैठा हुआ है? ये सुनकर दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हरि किशन जी आइए आइए, और अपने मन में कहते हैं, अब इनकी कसर रह गई थी, आइए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। तभी हरि किशन जी कहते हैं, क्या हुआ है, तू इतना चिढ़ा हुआ क्यों लग रहा है? क्या किसी ने तेरी भैंस को अंडा मारा है? ये सुनकर दादाजी कहते हैं, हमेशा ही ऐसे बकवास जोक मारता है, कितनी बार कहा है अगर जोक करने हैं तो जिन पर मुझे हंसी आए, लेकिन नहीं, हमेशा ऐसे बकवास जोक मारता है कि तेरा सिर फोड़ने का मन करता है। तभी हरि किशन जी कहते हैं, अच्छा परेशानी तो बता, क्या हुआ है, क्यों बड़बड़ कर रहा है? तभी दादाजी बोलते हैं, अरे उस महक की वजह से हर पेशेंट के साथ ऐसे घुल मिल जाती है जैसे वो उसके घर के सदस्य है। और अब उस रूम नंबर 104 के पेशेंट को ही देख लो, उन्हें छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन जिद लेकर बैठे हैं कि महक से मिलकर ही छुट्टी लेंगे। अब उन्होंने कहा है मैं उनके बेटे से कहूँ कि उनके कुछ टेस्ट बाकी हैं, होने के बाद मैं छुट्टी लूँगा। यह सुनकर हरि किशन दादाजी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, तो इसमें इतना बड़बड़ाने की क्या बात है? कल महक बिटिया आ जाएगी उनसे मिलने को, फिर तुम उन्हें छुट्टी देना, बात खत्म। ऐसे अपना खून जलाने से क्या होगा? तुम कुछ भी कर लो, ये तो तुम भी मानते हो हमारी महक बिटिया में जादू है, वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? यह एक पेशेंट की तो बात है, नहीं, ये तो हर उस पेशेंट की बात है जो महक के अंडर में होता है। तुम्हें वो लड़का याद है जो थोड़े दिन यहाँ पेशेंट बनकर आया था और जाते समय महक को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था? उस लड़के से महक ने कितनी मुश्किल से पीछा छुड़वाया था। यह सुनकर दादाजी के चेहरे पर स्माइल आती है और कहते हैं, हाँ वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। और फिर वो पूरे दिन अस्पताल में शेरनी बनकर घूम रही थी। मैं किसी भी पेशेंट से प्यार से बात नहीं करूँगी, लेकिन अगले ही दिन वो सब कुछ भूल गई और अपना भाई रूटीन शुरू कर दिया। हरी किशन जी कहते हैं, नहीं तो मैं कह रहा हूँ, तुम इस पेशेंट से इतना क्यों चिढ़ रहे हो? ये तो फिर भी हमारी उम्र का ही है। इसे तो मैं फिर भी दादाजी हूँ मैं, तो तुम भी सोचो कि ये महक के कोई दूर के दादाजी हैं।
महक से मिलने के लिए आए हैं तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, अरे मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं तो उसके बेटे के लिए परेशान हूँ, बेचारा किराया फ्री फंड में भरेंगे। यह सुनकर दादाजी, क्या तू क्यों चिंता करता है, उसका बेटा बहुत पैसे वाला है, वो इस चीज़ को मना नहीं करेगा। तो अब चलकर अपने काम पर ध्यान दे, कब से यहाँ मेरी बच्ची की बुराई कर रहे हो, और अगर मैंने महक को ये सब बता दिया ना तो वह तुझसे नाराज़ हो जाएगी। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसे मत बताना, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी और उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये सब बातें करने के बाद दादाजी अपने लिए और हरिकिशन दादाजी के लिए 2 कप चाय मंगाते हैं और दोनों बैठकर चाय पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक चॉपर लैंड होता है और उसमें से बंदिश बाहर निकलता है। वो अपने एरोगेंट अंदाज में एयरपोर्ट से घर आता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे शेर खान भी होता है और वो भी पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी उनके आगे पीछे 2 गाड़ियां और होती हैं जिनमें ढेर सारे बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। जब बंदिश द डेविल की गाड़ी वहां से चलती है तो उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी भी थोड़ी दूर चलने पर उन्हें प्रेस रिपोर्टर दिखाई देते हैं जो वहीं पास में खड़े हुए थे। जब उन्हें दिखाई देता है कि बंदिश गाड़ी में बैठ गया है तो वो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उस गाड़ी की तरफ देखते हैं तो उस गाड़ी पर डेविल के नाम का सिंबल लगा हुआ था। यह देखकर वो समझ जाते हैं कि ये तो इंडिया का मोस्ट बैचलर बिजनेसमैन बंदिश चौहान द डेविल है, जिसे सब लोग डेविल के नाम से जानते हैं। यह देखने के बाद वो सारे रिपोर्टर उन गाड़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन इतनी देर में वो सारी गाड़ियां यहाँ से फुल स्पीड में निकल जाती हैं। इधर सारे रिपोर्टर पीछे हाथ मलते रह जाते हैं कि उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। वो बंदिश को नहीं रोक पाए और उसका इंटरव्यू भी नहीं ले पाए और ना कोई उसकी फ़ोटो ले पाए। आज तक बंदिश चौहान का सिर्फ नाम ही सुना था, आज तक उसका किसी ने चेहरा भी नहीं देखा था, ना मैगजीन में ना किसी न्यूज़पेपर में। सिर्फ उसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। जब लोगों की जुबान पर सिर्फ एक नाम ही आता था, डेविल, क्योंकि बंदिश अब सिर्फ डेविल के रूप में ही नजर आता था। सारे रिपोर्टर आपस में बातें करते हैं, डेविल यहाँ दिल्ली में क्या करने आया है, क्या कोई बिजनेस मीटिंग होने वाली है, या कोई नया प्रोजेक्ट आया है, या फिर किसी दुश्मनी को निभाने के लिए आया है। आखिर बंदिश चौहान यहाँ दिल्ली में क्या करने आया है, क्योंकि बंदिश बहुत कम ही दिल्ली में आता था। वो हमेशा मुंबई और आउट ऑफ कंट्री ही बिजनेस के लिए जाता था। बाकी स्टेट में उसके खास आदमी ही बिजनेस के लिए जाते थे, लेकिन जब डेविल दिल्ली में नजर आया तो सबको ये जानने में दिलचस्पी हो रही थी कि वह यहाँ दिल्ली में क्या करने के लिए आया। वहीं एयरपोर्ट पर थोड़ी दूर पर कुछ लड़कियां खड़ी हुई थीं जो रिपोर्टर की बातें सुनती हैं। फिर वह लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर कहती हैं, मैं भी कहूँ कि ये इतना हैंडसम कैसे है। मैंने तो बस उसकी एक हल्की सी झलक देखी थी और मैं तो उसके ऊपर पूरी फिदा हो गई। सोच के देख, अगर वह अपने चेहरे से मास्क हटा लेता तो हमारा क्या हाल होता। हम तो उसकी हल्की सी झलक देखकर ही पागल हो गए हैं। इतना सुंदर हैंडसम इंसान हमने पहली बार देखा है, और उसकी आंखें नीली हैं यार, कितनी सुंदर थी यार। मैंने नीली आंखें पहली बार देखी हैं। मुझे नहीं पता था कि ये वही बंदिश चौहान है। इसे पूरी दुनिया डेविल के नाम से जानती है। हाय, मैं तो उसका नाम सुनकर भी उस पर फिदा हो गई। मैं तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बस एक बार उसके करीब जाने का मौका मिले और उसके चेहरे को देखने का मौका मिले। दोबारा मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि एक बार मैं ही उस डेविल के करीब पहुंच जाऊंगी। दूसरी लड़की बोलती है, तू पागल है क्या, तूने उसके बारे में सुना नहीं कि वो लड़कियों से नफरत करता है, वो लड़कियों से कोसों दूर रहता है। अगर कोई लड़की उसके पास से भी गुजरती है तो वो उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है और फिर उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या वो गए हैं, क्या क्या उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। ये तो पहली बार सुना है कि उसे लड़कियों से नफरत है। पता नहीं क्या होगा इसका। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है, बहुत हो गई बातें, अपने होश में आ चल, हमें घर जाना है। यही एयरपोर्ट पर खड़े खड़े 2 घंटे हो गए हैं हमें, और अभी तक हमें कोई लेने भी नहीं आया है। चलो कैब बुक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। घर जाने के बारे में तो कुछ नहीं कहती हो, उल्टा उस डेविल के सपनों में खो गई हो और मुझे भी उल्टी सीधी बातें सोचने पर मजबूर कर रही हो। ये कहने के बाद वह लड़कियों से खींचते हुए अपने साथ एयरपोर्ट से बाहर उनकी बुक की हुई कैब में बैठकर वहां से निकल जाती है। लेकिन वह लड़की अभी तक बंदिश के ख्यालों में खोई हुई थी।
वह तो अभी तक यही सोच रही थी कि वह उसे अपनी बाहों में भर ले और उसे किस करे। तभी वो लड़की उसके सिर पर एक थप्पड़ लगाकर कहती है, होश में आ जा, हम घर जा रहे हैं। और जब देखो हैंडसम लड़की को देखते ही उनके सपनों में खो जाती है। मैं तुझे बता रही हूँ, अपनी दुनिया में लौट आओ। फिर वो उसे अपने होश में लाती है और उससे बातें करने लगती है। इधर बंदिश की गाड़ी हवाओं से बातें करती हुई फुल रफ्तार में एक फार्म हाउस के सामने आकर रुकती है। वह फार्म हाउस काफी बड़ा और काफी खूबसूरत था। शेर खान बंदिश की तरफ देखकर कहता है, बॉस, मैंने फार्म हाउस को पूरी तरह से रेडी करवा दिया है। आपका रूम भी तैयार है। यह सुनकर बंदिश कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप उस गाड़ी से उतरकर फार्म हाउस के अंदर जाता है। तभी वहां बाहर गार्डन में लगे हुए माली बंदिश की तरफ देखकर काम जाते हैं, क्योंकि उसके गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं कि बंदिश को एक गलती भी सहन नहीं होती है। अगर एक गलती भी हुई तो वह इस वक्त गोली चला देता है। यही सोच कर ही वो काफी ज्यादा डर चुके थे और उनके हाथ भी कांप रहे थे। पीछे से शेर खान अपने आदमियों को इशारा करता है तो वह मालियों के पास आकर कहता है, चुपचाप अपना काम करते रहो और कोई भी गलती मत करना, तो बॉस तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यह सुनकर वह माली थोड़े से रिलैक्स होते हैं और फिर अपना काम करने लग जाते हैं। इधर बंदिश अपने रूम में जाकर अपने रूम को चारों तरफ से देखता है तो अपना रूम उसे साफ सुथरा ही लगता है। वह जल्दी से अपने कपड़े बेड पर उतार कर फेंक देता है और फिर बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर के नीचे खड़ा होने के बाद बंदिश की आंखों के सामने बार बार वह पेंटिंग वाली लड़की नजर आने लगती है और बंदिश अपने आप में ही कहता है, कौन हो तुम और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? मुझे सब कुछ जानना है। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। सोचते हुए बंदिश ने अपनी आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ा रहता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर क्यों आया है, तो जल्दी से एक तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और दूसरे तौलिए से अपना सर पोंछने लगता है और फिर वह शेर खान को आवाज लगाता है। तो शेर खान जल्दी से बंदिश के रूम में आ जाता है और बंदिश की तरफ देखता है तो बंदिश उससे कहता है, उस आदमी को बुलाओ। ये कहकर बंदिश अपने बाथरूम से कपड़े निकाल कर पहनने लगता है। तो इधर शेर खान अपना फोन लेकर रूम से बाहर आ जाता है, क्योंकि शेर खान समझ गया था कि बंदिश किसे बुलाने की बात कर रहा है। शेर खान अपना फोन निकालकर उस आदमी के पास फोन करता है और उसे फार्म हाउस में आने के लिए कहता है। उसकी बात मान जाता है और थोड़ी देर में आने को कहकर फोन रख देता है। इधर शेर खान बंदिश के पास आकर कहता है, बॉस, वो थोड़ी सी देर में आ जाएगा, तब तक आप लंच कर लीजिए, मैंने लंच लगवा दिया है। यह सुनकर बंदिश कहता है, ठीक है, तुम भी जल्दी से आ जाओ फ्रेश होकर, फिर दोनों लंच करेंगे। और अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है। शेर खान एक बार बंदिश को देखकर वहां से चला जाता है और अपने रूम में जाकर फ्रेश होता है और थोड़ी सी देर में बाहर आता है। तब तक बंदिश भी अपनी उस सिगरेट को अपने होठों में दबाकर नीचे उतर कर आता है और डाइनिंग टेबल के पास आकर अपनी सिगरेट को अपने पैरों के नीचे कुचलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपना नाश्ता करने लगता है। शेर खान भी वहीं उसके पास वाली चेयर पर बैठा हुआ था और नाश्ता कर रहा था। थोड़ी देर में बाहर से नौकर आकर बताता है कि सर, कोई अंदर आकर आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर शेर खान उस वॉचमैन को इशारा करता है कि वह उसे अंदर आने दे। तो उसके पीछे एक आदमी अंदर आता है जो अच्छी खासी पर्सनालिटी का था और थोड़ी बड़ी बड़ी मूछें थी, बाल भी थोड़े बड़े थे। वो अंदर जाकर बंदिश के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तो बंदिश उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, बोलना शुरू करो। लेकिन वो आदमी बंदिश की बात नहीं समझ पाता, इसलिए शेर खान उससे कहता है, तुमने उसे कहाँ देखा है, ये बताओ। यह सुनकर वो आदमी एक बार बंदिश की तरफ देखता है, फिर कहता है, सर, मैं किसी काम के लिए गुड़गांव गया था और वहीं मैंने एक रेड लाइट पर उन्हें एक गाड़ी में बैठे हुए देखा था। मैं उनका पीछा कर पाता इससे पहले ही ग्रीन सिग्नल हो गया और उनकी गाड़ी आगे निकल गई। मैं उनका पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी गाड़ी को ढूंढ नहीं पाया। गाड़ी ज्यादा ही आगे निकल गई थी, मैं उन्हें नहीं देख पाया। तभी ये सुनकर बंदिश उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे अंदर दिमाग होगा तभी तो तुम उसे ढूंढोगे। फिर वो शेर खान की तरफ देखकर कहता है, इसने हमें एक अच्छी खबर दी है, इसके लिए इसे इनाम मिलना चाहिए। तुम इसका इनाम दे देना और अभी से उस रेड लाइट का पता करो। वहाँ आसपास के जितने भी कैमरे हैं वहाँ उनकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। यह सुनकर शेर खान हाँ कहता है और उस आदमी के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। इधर बंदिश भी अपना नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में आकर
अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और उसमें काम करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से वो अपने ऑफिस का काम संभाल रहा था, इसलिए उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अपना लैपटॉप लेकर उसमें पहले अपना काम करता है, फिर उसके असिस्टेंट का उसके पास से मैसेज आता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ इश्यूज हो गए हैं, फ़ोन से कुछ बातें करना चाहते हैं। इसीलिए बंदिश उसे मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो साथ में उसका असिस्टेंट भी मीटिंग ज्वाइन करता है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग के लिए मिस्टर जेम्स भी ज्वाइन हो चुके थे और वह डेविल से बोलते हैं, आपको एक बार यहाँ आना पड़ेगा एमा डेविल, क्योंकि आपके बिना यहाँ पर मिस्टर लियोन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वे हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे मिस्टर डेविल से ही मिलना चाहते हैं। अगर डेविल उन्हें वे ऑर्डर लेने से मना करेंगे तो वह नहीं लेंगे, और अगर आप खुद उसे मना नहीं करेंगे तो वे हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये कहने के बाद मिस्टर जेम्स चुप हो जाते हैं और वे बंदिश की तरफ देखने लगते हैं। तो बंदिश थोड़ी देर तक उनकी तरफ देखते हैं, फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहते हैं, चिराग को वहाँ भेजने की तैयारी करो। चिराग वहाँ सब हैंडल कर लेगा। मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे। चिराग को इन्फॉर्म करो और उससे कहो मुझसे बात करेगा। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा वहाँ जाकर क्या करना है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट हाँ करता है और मिस्टर जेम्स की तरफ देखकर कहता है, सर थोड़े दिन में आपके पास मिस्टर डेविड के राइट हैंड चिराग पहुंच जाएंगे और वह मिस्टर लियोन को हैंडल कर लेंगे। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से अपना काम संभालिए, लेकिन आपके काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको उससे कोई नहीं बचा पाएगा। यह कहने के बाद वह असिस्टेंट मीटिंग ओवर कर देता है और उधर चिराग से बात करने लग जाता है। बंदिश का असिस्टेंट चिराग को सब कुछ समझाता है, तो चिराग कहता है, लेकिन बॉस तो यहाँ मुझे घर पर छोड़कर गए थे। अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो यहाँ पर राजन सर और दक्ष सर अकेले रह जाएंगे। यह सुनकर असिस्टेंट, जिसका नाम जॉन है, जो विदेशी ही है, लेकिन बंदिश ने उसे जब वह 10 साल का था तब से उसे अपने साथ रखा है, इसलिए वह आधा इंग्लिश और आधा हिंदुस्तानी हो गया है। लेकिन नाम जॉन है और वह बंदिश का खास आदमी है। वह बंदिश की हर एक डील, हर एक मीटिंग के बारे में और चारों तरफ अपनी नजरें भी बनाए रखता है। उसे अपने भाई की तरह ही मानता है। लेकिन जॉन चाहता था कि उसका असिस्टेंट बने, इसलिए बंदिश ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। इसलिए जॉन की बात कोई भी नहीं टाल सकता था। इसलिए जब जॉन ने चिराग के पास फोन किया तो चिराग समझ गया था कि बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए वह जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर वह जॉन से पूछता है कि उसे कब जाना है। जॉन उसे बताता है कि उसे वहाँ 2 दिन बाद जाना है और वहाँ पर जाना है और वहाँ जाकर लियोन पर नजर रखनी है और उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना है डेविल के अगेंस्ट जाने का। यह सुनकर वो हाँ कर देता है और फिर फोन रखकर जब पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे दक्ष खड़ा हुआ था। चिराग दक्ष को देखकर थोड़ा हैरान होता है और फिर नॉर्मल होकर कहता है, तुम ऐसे मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या मुझे डराओगे? यह सुनकर दक्ष कहता है, नहीं मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, तुम्हें देखने आया था कि तुम अब तक लंच के लिए क्यों नहीं आए, लेकिन तुम तो यहाँ फोन पर लगे हुए हो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो यह सुनकर चिराग उसे सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद दक्ष कहता है, इतनी हिम्मत हो गई इसलिए लियोन में कि उसने डेविल के खिलाफ जाने की कोशिश की, वहां जाकर उसे सबक सिखाना। जो लोग डेविल के खिलाफ खड़े होने की सोच रहे हैं वो वहीं अपनी सोच को छोड़ दें, वरना उनका भी यही हाल होगा। यह सुनकर चिराग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर वहां पर बंदिश जाते तो वो उनके साथ क्या करते, मैं उसके साथ वही करूंगा। सुनकर दक्ष हाँ कहता है और उसे लेकर नीचे आ जाता है। जब वो लेकर नीचे आता तो दादाजी और राजन पहले ही लंच के लिए बैठे हुए थे। उनको देखकर दक्ष कहता है, काव्या कहाँ है? क्या काव्या लंच के लिए नहीं आई? तो राजन उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं गया था उसे बुलाने के लिए, लेकिन उसने कहा है कि उसका लंच रूम में ही भेज दो, अभी उसका बाहर जाने का मन नहीं है। यह सुनकर दक्ष कहता है, पता नहीं ये लड़की कब तक अंदर कमरे में ही बैठकर घुटती रहेगी, उसे अब अपने दर से थोड़ा बाहर निकलना होगा, तभी तो अपनी सेहत पर ध्यान रख पाएगी और अपनी बच्ची पर। अगर वह ऐसे ही रही तो उसकी बच्ची भी बीमार हो जाएगी। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, बेटा उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना इतना आसान नहीं है, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। तभी वो राजन की तरफ देखकर कहते हैं, राजन बेटा तुम काव्या के सबसे करीब थे, मैं जानता हूँ कि काव्या धीरे धीरे तुम्हें फिर से अपना अच्छा दोस्त मानने लगेगी
और तुम्हारे समझाने पर वह इस सदमे से जल्दी से बाहर निकल पाएगी। अब तुम ही हो जो उसे अच्छी तरह से संभाल सकते हो। यह सुनकर राजन दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे संभालने की, आप परेशान मत होइए। मैं अभी उसका लंच खुद लेकर जाता हूँ। तभी दादाजी कहते हैं, पहले तुम अपना लंच खत्म करो, उसके बाद उसका लंच ले जाना और थोड़ी देर उसके पास बैठकर उससे बातें करने की कोशिश करना। जब वह बातें करने लगेगी और अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करेगी, तभी वह अपने दर्द से बाहर आ पाएगी। तो राजन दादाजी की बात सुनकर कहता है, ठीक है दादाजी, आप चिंता मत कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि काव्या पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाए और हम सबके साथ हंसी खुशी से रहे। यह सुनकर दक्ष कहता है, बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएगी। बस उसे जब उसे लगेगा कि हम सब पहले की तरह ही उससे प्यार करते हैं, अपना दर्द भूल जाएगी। तभी दादाजी कहते हैं, लेकिन यह तब तक आसान नहीं है जब तक बंदिश उसे गले नहीं लगा लेता। तुम जानते हो वह सबसे ज्यादा प्यार बंदिश से करती है। लेकिन जब उस दिन बंदिश ने उसकी बच्ची को गोद में नहीं लिया और वहां से चला गया, तो काव्या को ऐसा लगता है कि वह उसे और उसकी बेटी को नहीं मिलना चाहता। यह सुनकर दक्ष कहता है, लेकिन दादाजी यह सच नहीं है। मैंने भाई से बात की थी, उन्होंने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं लड़कियों के करीब नहीं जा सकता और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। अब उन्हें यह डर है कि कहीं वो इस छोटी बच्ची को भी अपनी गोद में लें और इसका भी रिएक्शन उनकी बॉडी पर हो। तो दादाजी को भी दक्ष की बात सही लगती है, तो वे राजन की तरफ देख करके कहते हैं, यह बात तुम काव्या को समझाओ कि बंदिश को लड़कियों से एलर्जी है, इसलिए वह तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के करीब नहीं आ रहा है। इसके लिए उसे उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजन कहता है, ठीक है दादाजी, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए और अपनी दवाई टाइम से लीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो आप अच्छी तरह से जानते हैं बंदिश सारा घर सर पर उठा लेगा और उसका सारा गुस्सा हम पर ही उतरेगा। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब तक तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि बंदिश कहाँ गया है। यह सुनकर राजन और दक्ष चिराग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दादाजी को बताते हैं, बंदिश दिल्ली गया है। बंदिश दिल्ली गया है सुनकर दादाजी कहते हैं, वो दिल्ली क्या करने गया है, क्या तुम लोग मुझे ये बताओगे? अब वहाँ ऐसा कौन सा काम आ गया? यह सुनकर सब थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और फिर दादाजी को बताते हैं, दादाजी एक जरूरी काम था जो कई दिनों से रुका हुआ था, लेकिन काम करना जरूरी था इसलिए भाई दिल्ली गए। आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन में आ जाएंगे और हमने डॉक्टर से बात की है, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो आपके साथ बैठकर बातें करने लगेंगे। आप तब तक हर रोज थोड़ी देर पापा के साथ बैठिए और उनसे बातें करिए। यह सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और वो बंदिश वाली बात भूल जाते हैं और फिर उठकर कहते हैं, ठीक है मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ और थोड़ी देर उसके पास बैठ जाता हूँ। ये कहकर वो वहां से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दक्ष और राजन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिराग की तरफ देखते हैं। चिराग उनको अपनी तरफ देखते हुए देखकर कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो, मैंने क्या किया है? तो दोनों उसकी तरफ देखकर कहते हैं, अब जैसे दादाजी बंदिश की बात को लेकर गुस्सा हो रहे थे, अब जब उन्हें पता चलेगा कि तुम भी कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो तुम्हें पता है दादाजी का क्या रिएक्शन होगा? यह सुनकर चिराग कहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब बंदिश ने मुझे जाने के लिए कहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। और वैसे भी वहां पर उस लियोन ने काफी आतंक मचाया हुआ है, उसने हमारे सारे आदमियों को परेशान करके रखा है। अगर तुमने उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया तो वो सबको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। यह सुनकर चिराग और दक्ष कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, तुम्हें कब जाना है? तो चिराग कहता है, कल सुबह 8 बजे की मेरी फ्लाइट है। तो यह सुनकर वह कहते हैं, तो उससे पहले तुम दादाजी को अपने तरीके से समझा देना जिससे वह गुस्सा ना हो। सुनकर चिराग कहता है, ठीक है मैं उन्हें समझा लूंगा, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर काव्या और उसके बच्चे के साथ खेल लेता हूँ। यह सुनकर वो दोनों हाँ करते हैं और वहां से वो अपने पापा के रूम की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो दादाजी उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और कभी अपनी बहू की तरफ भी देख रहे थे जिन्हें अब तक होश नहीं आया था। तभी दादाजी डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, मेरी बहू को होश कब आएगा? तो डॉक्टर कहते हैं, दादाजी जल्दी उन्हें भी होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब उनका शरीर धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और जैसे ही उनके शरीर से उस ड्रग्स का असर कम होगा वह होश में आ जाएंगी। यह सुनकर दादाजी को थोड़ी खुशी मिलती है।
दादाजी अपने बेटे को देखकर कहते हैं, बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या थोड़ी देर बैठना चाहोगे? तो उनका बेटा हाँ करता है और उनसे पूछता है कि बंदिश कहाँ गया है? वह मुझसे मिलने नहीं आया आज। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, मुझे भी अभी पता चला है, वह किसी जरूरी काम से दिल्ली गया है। तभी बंदिश के पापा कहते हैं, वह मुझसे पहले भी मिलने नहीं आया जाने से पहले। तभी पीछे से दक्ष की आवाज आती है जो अपने पापा से कहता है, पापा भाई आपसे मिलने आए थे, लेकिन तब आप दवाई के असर से गहरी नींद में सो गए, इसलिए भाई ने आपको जगाना ठीक नहीं समझा और फिर वह चले गए। यह सुनकर उसके पापा जी उदास होते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, जब वो वापस आएगा पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं अपने बेटे से मिलूंगा। दिल्ली में इधर बंदिश अपने कमरे में बैठा अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद अपने रूम में बैठे हुए है और अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर सिगरेट पीने लगता है। सिगरेट पीते हुए वो यही सोच रहा था, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और शेर खान अंदर आता है। शेर खान कहता है, सर सीसीटीवी फुटेज आ गई है। यह सुनकर बंदिश के हाथ रुक जाते हैं और वो अपनी सिगरेट निकालकर अपने हाथ में थोड़ी देर पकड़ कर रखता है और शेर खान की तरफ देखता है और फिर वो शेर खान से कहता है, लैपटॉप में लगाओ। शेर खान वो पेन ड्राइव बंदिश के लैपटॉप में लगाता है। इतनी देर में बंदिश भी अपनी सिगरेट पैर से कुचलकर वो अपने लैपटॉप के सामने आकर बैठ जाता है और ध्यान से फुटेज को देखने लगता है। थोड़ी देर तक दोनों उसकी तरफ देखते हैं। बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, लाइट पर रुकती हैं। इन्हें वो नहीं दिख रहा था जो वो देखना चाहते थे। तभी वो इन सबसे तंग आकर शेर खान की तरफ देखकर कहता है, हम गाड़ियों के अंदर उसे कैसे पहचानेंगे? तभी शेर खान कहता है, सर थोड़ी देर उसने हमें यह भी बताया था कि वह लड़की लाइट पर उतरकर पानी पूरी खाने गई थी। हो सकता है हमें वो दिख जाए। यह सुनकर बंदिश की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक गाड़ी का दरवाजा खुलता है। ध्यान से उस गाड़ी की तरफ देखता रहता है। यह देखने के बाद बंदिश और भी ध्यान स्क्रीन की तरफ देने लगता है और वह देखता है कि उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से 3 लड़कियां बाहर निकलती हैं और रोड के दूसरी ओर जाती हैं। लेकिन बंदिश को उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। लेकिन बंदिश लगातार उनके चेहरे को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी तक देख नहीं पाता। वह देखता है कि सारी लड़कियां उस पानी पूरी वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और उसे पानी पूरी बनाने के लिए कहती हैं। फिर वह पाता है कि जिस गाड़ी से वह सब उतरी थी, वह गाड़ी थोड़ी आगे जाकर एक साइड खड़ी हो जाती है। फिर उसकी नज़र दोबारा से उन लड़कियों पर जाती है जो मज़े से पानी पूरी खा रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। लेकिन बंदिश की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द उसका चेहरा देखना चाहता था। इसलिए वो वीडियो को थोड़ी सी आगे बढ़ाता है तो देखता है कि सारी लड़कियां पानी पूरी खाने के बाद पलटती हैं। पलटते ही बंदिश को जब महक का चेहरा दिखाई देता है, वो हैरान हो जाता है। वो एकटक महक को देखता रहता है। फिर उसे महसूस होता है कि उसका दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है, जैसे निकलकर बाहर आ जाएगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लेता है। यह देखकर शेर खान कहता है, बॉस क्या हुआ है? यह सुनकर बंदिश कहता है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर शेर खान को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बंदिश की तरफ देखता रहता है। फिर कहता है, सर मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो सिर्फ नामे हिला देता है और लगातार अपनी नज़र स्क्रीन पर ही बनाए रखता है। जो वह देखता है वह सारी लड़कियां जाकर गाड़ी में बैठ गई हैं, तो वह गाड़ी वहां से निकल जाती है। यह देखते हुए बंदिश अपने हाथों की मुट्ठी टाइट बंद कर लेता है और शेर खान की तरफ देखकर कहता है, यह वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे हर हाल में इसका पता चाहिए, कैसे भी करके ढूंढो इसे। सीसीटीवी फुटेज से इसकी फोटो निकलवाओ और उसे अपने सारे आदमियों में बांट दो और उन्हें कहो कि जहाँ जहाँ वो गाड़ी देखी गई है उसके आसपास के सारे एरिया में उसे ढूंढें। जरूर वह कहीं आसपास की ही होगी। यह सुनकर शेर खान हामे से रिलाता और रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वह अपने एक आदमी को पेन ड्राइव देकर कहता है, इसमें से जो वह 3 लड़कियां हैं उनकी फोटो निकलवाओ। मैं सर के पास लेकर जाता हूँ, क्योंकि शेर खान ने देखा था, वो लगातार वह वीडियो देख रहा था, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं था कि इनमें से कौन सी लड़की की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वह साफ तरह से उसका चेहरा देख नहीं पाया था और अब वह अपने काम में कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उसने सारी लड़कियों की फोटो निकलवाने के लिए कहता है। यह सुनकर वह आदमी वहां से चला जाता है और अपने काम पर लग जाता है। इधर रूम में बंदिश अपने दिल पर हाथ रखकर बैठा हुआ था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है और उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। बहुत याद करने पर भी उसे ये याद नहीं आ रहा था उसने इस लड़की से कहाँ मुलाकात की है। पता नहीं क्यों उस लड़की को देखते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसकी जिंदगी है और वह उसके बिना रह नहीं सकता। यही बात बंदिश को परेशान कर रही थी। जिस इंसान को लड़कियों से एलर्जी है, जो अपनी माँ के पास तक नहीं जा सकता, आखिर वह इस लड़की से कहाँ मिला और उसने इसे कहाँ देखा। वह अपने इन्हीं ख्यालों में अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है और उसके लंबे लंबे कस लेने लगता है, जिससे वहाँ रूम में धुआं ही धुआं हो जाता है। थोड़ी देर तक धुएं को ऐसे ही उड़ाता रहता है और उसे लड़की के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसका फोन बजता है तो वह अपना फोन उठा लेता है। सर, जब आप यहाँ उस बिल्डिंग को ब्लास्ट करके गए थे, उसके बाद से ही ठाकुर बौखलाया हुआ है। यह सुनकर बंदिश कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ, बौखलाए, गुस्सा करे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दे, ताकि वह कुछ ऐसी गलती करे जिससे मुझे उसके बारे में पता चल सके कि वह कहाँ पर है। क्योंकि पिछले 2 साल से मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। वह एक जगह पर रुकता ही नहीं है, ऐसे गायब हो जाता है जैसे जैसे इस दुनिया में इस नाम का कोई इंसान ही नहीं है। अब भी बहुत हो गया, अब वो मेरा रूप देखेगा। डेविल के नाम से अंडरवर्ल्ड में सब डरते हैं। अब डेविल रूप उसे खाने का वक्त आ गया है। उसके जितने भी अड्डों का तुम्हें पता चलता है, वहां पर ऐसे ही धमाके करो जिससे वो अपने बिल से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। यह सुनकर रोबोट कहता है, ओके सर, काम हो जाएगा। हमें उसके सारे अड्डों का पता चला है जो गोवा में है। यह सुनकर बंदिश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, तो देर किस बात की है, आज रात धमाका हो जाना चाहिए। और यह धमाका इतना खतरनाक होना चाहिए कि उस ठाकुर की रूह तक कांप जाए। सुनकर एक पल को तो वो रोबोट भी डर जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर कहता है, ओके सर, काम हो जाएगा। फोन रख देता है। उसके फोन रखने के बाद बंदिश शेर खान को अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि आज गोवा में 2 धमाके होने वाले हैं। ध्यान रहे, उन धमाकों के बाद हमारा एक भी आदमी किसी की पकड़ में नहीं आना चाहिए, ना पुलिस की और ना ही उनकी किसी को पता चलना चाहिए कि यह धमाका हमने किया है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर उसके बिल से बाहर निकालना चाहता हूँ। यह सुनकर शेर खान के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वह बंदिश की तरफ देखकर कहता है, बहुत बहुत टाइम बाद मैं आपका यह रूप देखा है और मुझे आपको इस रूप में देखकर बहुत खुशी मिल रही है। अब हमारे दुश्मनों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम भी देखते हैं कब तक बिल में छुपे रहते हैं। यह सुनकर बंदिश हाँ कहता है और उसे जाने का इशारा करता है, तो शेर खान वहां से चला जाता है। आर्यस मेंशन महक के घर में शाम होते ही सब अपने काम से घर वापस आ जाते हैं। इधर महक और ज्योति भी अब थोड़ी फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आ जाती हैं और जब लिविंग रूम में आती हैं तो उन्हें वहां पर अमन, दादाजी और दादी जी और महक के मम्मी पापा सब एक साथ बैठे नजर आते हैं। महक और ज्योति को नीचे आता हुआ देखकर उनकी दादी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। तब तक एक सर्वेंट उन सबके लिए चाय लेकर आ जाती है और वहीं टेबल पर चाय रखकर वापस से किचन में चली जाती है। दादाजी महक की ओर देखकर कहते हैं, महक, तुम्हें कल से हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि तुम्हारे पेशेंट ने दिमाग खराब करके रखा है। यह सुनकर महक अपने दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर पेशेंट आपका दिमाग कैसे खराब कर सकते हैं। यह सुनकर दादाजी कहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे पेशेंट हैं, उनमें तुम्हारा असर आ चुका है। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम जानती हो वह पेशेंट याद है। तो वह दादाजी से बोलती है, कौन सा पेशेंट। तो दादाजी बोलते हैं, अरे भाई, रूम नंबर 204 वाला पेशेंट। दादी जी बोलती हैं, क्या अब तक उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। वो तो काफी टाइम से अस्पताल में ही है, मैं भी मिली हूँ। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, अरे आप तो सुनो एक बार। तो दादी जी कहती हैं, अरे बोलिए, मैं सुन रही हूँ। तो दादाजी कल हुई सारी बातें उन्हें बताते हैं कि कल कैसे पेशेंट को छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन पेशेंट घर जाने से मना कर देता है। और फिर वह सबकी तरफ देखकर कहते हैं, और उसके घर नहीं जाने की वजह यह है कि उनका महक से मिलकर अपने घर छुट्टी लेकर जाना है। यह सुनकर सारे घर वाले महक की तरफ देखते हैं तो वह थोड़ा सकपका जाती है और सबकी तरफ देखकर कहती है, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मैंने क्या किया है। तो दादाजी महक की तरफ देख कर कहते हैं, तुमने ये किया है, तुम हर पेशेंट के साथ ऐसे फैमिली की तरह रहने लगती हो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह अस्पताल में नहीं अपने घर में ही है और तुम उनकी पोती हो। इसलिए कल उनसे मिल लेना और उन्हें छुट्टी लेकर अस्पताल से जाने के लिए कहना, ताकि और पेशेंट अस्पताल में आ सके। यह सुनकर महक हाँ कहती है, क्योंकि
अब वह और कुछ नहीं बोल सकती थी। सब उसकी तरफ देखकर यह सुनकर ज्योति कहती है, ज्योति क्या जादू है आपका? पेशेंट भी आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं कभी ऐसे कर पाऊंगी? यह सुनकर सब ज्योति की तरफ अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे किसी पागल को देख रहे हों। यह सुनकर दादी जी कहती हैं, हाँ क्यों नहीं बेटा, यह हुनर सब में नहीं होता जो पराये लोगों को भी अपना बना लेते हैं। यह सुनकर सब हाँ कहते हैं। तभी महक की माँ कहती हैं, रे चाय ठंडी हो गई है। यह सुनकर सब अपनी चाय उठा लेते हैं। तभी महक अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, माँ रात को खाने में क्या बनाओगी? मेरा है ना, आज कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। यह सुनकर उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे लिए कढ़ी चावल पहले ही बोल चुकी हूँ। तभी वो कहती है, नहीं माँ, मुझे आपके हाथ से ही कढ़ी चावल खाने हैं। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, मैं पहले चाय पी लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए। तभी ज्योति भी एकदम से बोलते हुए, मुझे भी आपके हाथ का सूजी का हलवा खाना है। यह सुनकर उनकी माँ कहती है, हाँ क्यों नहीं बच्चा, मैंने पहले सूजी के हलवे का कह दिया है। यह सुनकर सारे घर वाले कहते हैं, हो गया आज तो, हम सबको इन दोनों की पसंद का ही खाना खाना है। यह सुनकर अमन कहता है, माँ यह तो चीटिंग है। कि माँ उसकी तरफ देखकर कहती है, ये चीटिंग कैसे है? तो अमन कहता है, मैं भी तो आज ही आया हूँ अपने बिजनेस ट्रिप से, और आपने मेरी पसंद का तो कुछ नहीं बनाया। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारी पसंद का कुछ नहीं बनाया? तुम्हारी पसंद का भी खाना बन रहा है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम सबकी पसंद का खाना बनवाया है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तभी अमन अपने पापा की तरफ देखकर कहता है, पापा करण कब तक आ जाएगा? तो उसके पापा कहते हैं, बेटा कल तुम्हारे चाचा के साथ आ जाएगा। मेरे ख्याल से कल दोपहर तक वह सब घर आ जाएंगे। लेकिन अमन को इतना परेशान देखकर उसके पापा कहते हैं, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? तो ये सुनकर अमन कहता है, नहीं पापा जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे कुछ जरूरी बातें करण से करनी थी। उसके पापा उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई है? तो अमन थोड़ी देर चुप होता है और फिर अपने पापा की तरफ देखकर कहता है, हाँ पापा, एक डील में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और वो डील शिमला में होने वाली है, और उस डील के बारे में सारी जानकारी करण को है, क्योंकि उसी ने उसका टेंडर पास करवाया था। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम फोन पर करण से बात कर लो। यह सुनकर अमन कहता है, पापा कोई बात नहीं, कल तो करण आ ही जाएगा, तो कल आराम से बैठकर बात कर लेंगे। यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, हाँ ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। तभी उन्हें अमन की माँ की आवाज़ आती है, जो कह रही थी, अब आप सब आ जाइए, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। यह सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो जाता है, तो सब अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन सुबह हो जाती है, सबका रूटीन शुरू हो जाता है। महक भी आज जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे अपनी पूजा करती है और एक सुंदर अच्छा भजन गाती है। महक की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले पूजा करके पास आकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। और महक की दादी तो खुशी से महक को आशीर्वाद दे रही थी कि कितने दिनों बाद हमारे घर में महक की आवाज़ गूंजी है। कान तरस गए थे महक की आवाज़ सुनने के लिए। जब भी महक कहीं बाहर चली जाती है तो एकदम से सोना हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। तभी पीछे से ज्योति आकर भी महक के पास खड़ी हो जाती है और उसके साथ आरती गाने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज्योति कभी भी आती नहीं थी, गाती नहीं थी, ना टाइम से पूजा के टाइम पूजा घर में आई थी। लेकिन आज तो सब ज्योति को पूजा घर में देखकर हैरान थे। वह सिर्फ पूजा में आई नहीं थी, बल्कि महक के साथ भजन भी गा रही थी। यह देखकर दादी और महक की माँ को तो यकीन नहीं हो रहा था, ये उनकी ज्योति है। पूजा समाप्त हो जाती है तो ज्योति सबको आरती देती है। सब आंखें फाड़े ज्योति को ही देख रहे थे। उन सबको अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर ज्योति कहती है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो दादी जी उसकी तरफ देखकर कहती हैं, मैं ये देख रही हूँ, कहीं ये महक हमारी ज्योति को बदल कर तो नहीं ले आई, क्योंकि हमारी ज्योति तो कभी पूजा के टाइम पर उड़ती भी नहीं थी। ये सुनकर ज्योति बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, दादी आप भी ना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। जब महक दीदी हर रोज आश्रम जाकर बच्चों को भजन सुनाती थी और पूजा करती थी, तो हम सब साथ ही होते थे, इसलिए मैंने भी दीदी से ये सब सीख लिया। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं, क्या बात है, यहाँ तो कभी उठाने से भी तू पूजा घर में नहीं आती, और वहाँ पर तू अपने आप बिना कहे पूजा करना भी सीख गई।
और साथ ही साथ भजन भी सीख लिया। ये तो कमाल हो गया। तुझे तो महक के साथ ऐसे छोटे छोटे वोकेशन पर जाना चाहिए। तू महक से बहुत कुछ सीख सकती है। यह सुनकर ज्योति कहती है, हाँ तो मैंने कब मना किया है। जब कहीं भी महक दीदी बाहर जाएंगी उनके साथ चली जाऊंगी। लेकिन अभी आप मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए और हमें हॉस्पिटल जाने में लेट हो रहा है। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों जल्दी से जाओ और तैयार होकर आ जाओ। तब तक मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। यह कहने के बाद महक की माँ जल्दी से सबके लिए नाश्ता लगवा देती हैं। तभी सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता खत्म करते हैं तो महक और ज्योति खड़ी होकर अपने दादाजी की तरफ देखकर कहती हैं, दादाजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप आराम से आ जाना। यह सुनकर उसके दादाजी कहते हैं, हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे काम है, मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, उसे कुछ ज़रूरी काम था। ये सुनकर महक कहती है, ठीक है दादाजी, और मैं उन अंकल की भी छुट्टी करवा दूंगी। यह सुनकर उसके दादाजी कहते हैं, बहुत मेहरबानी होगी। यह सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी अमन खड़ा होकर उन दोनों से कहता है, चलो मुझे भी ऑफिस जाना है, तुम दोनों को रास्ते में छोड़ता हुआ जाऊंगा। यह सुनकर वह दोनों कहती हैं, लेकिन भाई हम दोनों स्कूटी से जा रहे हैं। यह सुनकर उसकी दादी कहती हैं, अरे अब इतनी धूप हो गई है, गर्मी भी है, तुम लोग भी ना गाड़ी से चली जाओ। तो दोनों कहती हैं, नहीं दादी, हमें स्कूटी से ही अच्छा लगता है और हम अपनी स्कूटी से जाएंगे। उधर से पायल और अंजलि भी अपनी स्कूटी पर आएंगी। यह सुनकर सब कहते हैं, वो तो हमें पहले ही पता था। तभी महक के फ़ोन की बेल बजती है तो वो देखती है कि यह पायल का ही फ़ोन है जो उसे कह रही थी कि वो बाहर खड़ी है। तभी वो ज्योति की तरफ देखकर, जल्दी चलो, वह दोनों बाहर खड़ी हुई हैं। यह सुनकर ज्योति भी जल्दी से अपना बैग उठाती है और बाहर भागती है। उन दोनों को ऐसे भागते हुए देखकर दादी कहती हैं, ये कभी बड़ी नहीं होंगी, हमेशा ऐसे बच्चों की तरह भागना कूदना रहता है। तभी सब कहते हैं, माँ अभी वो दोनों बच्ची हैं, जब बड़ी हो जाएंगी तो अपने आप समझ आ जाएगी। वैसे भी इनकी ऐसी ऐसी हरकतों से हमारे घर में रौनक बनी हुई है। ये सुनकर दादी कहती हैं, हाँ ये तो सही कहा तुमने। तभी दादाजी भी खड़े होकर कहते हैं, मैं चलता हूँ, मेरा मुझे ज़रूरी काम है, मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। यह सुनकर दादी जी कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कुछ बताया भी नहीं। तभी दादाजी कहते हैं, मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताऊंगा, अभी मुझे जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। तो दादी जी उन्हें जाने का इशारा करती हैं तो वह भी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमन भी अपनी गाड़ी से ऑफिस चला जाता है। जब अमन बाहर निकलता है तो वह देखता है अभी तक महक, ज्योति, अंजलि, पायल ज़्यादा दूर नहीं गई हैं। वह पास की एक शॉप पर खड़ी हुई हैं। यह देखकर अमन अपनी गाड़ी रोक लेता है और उनके पास आकर कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो। तभी महक अमन की तरफ देखकर कहती है, भाई हम कई दिनों बाद अस्पताल जा रहे हैं तो हम छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले रहे हैं, जिसे देखकर वह खुश हो जाएंगे। यह सुनकर अमन कहता है, ठीक है जल्दी करो, ऐसे रास्ते में खड़े होना अच्छी बात नहीं है। फिर वो थोड़ी सी देर सबको देखता है और जब वो देखता है कि सब अपने में ही बिजी है तो वो अंजलि की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देता है, जिसे देखकर अंजलि थोड़ी सी डर जाती है और उन सबकी तरफ देखने लगती है। लेकिन जब वो देखती है कि किसी ने नहीं देखा अमन को तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब महक ने देख लिया। लेकिन महक जल्दी ही अपनी नज़र उससे हटा लेती है। मैं नहीं चाहती थी कि अंजलि इस सिचुएशन में थोड़ा awkward फील करे, इसलिए वो अपनी नज़रें हटा लेती है क्योंकि वो उन दोनों के बारे में पहले से ही जान चुकी थी। उसने कई बार अपने भाई को अंजलि से बातें करते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी भी इन दोनों से कुछ नहीं पूछा। वो चाहती थी वो दोनों खुद ही उन्हें बताएं, लेकिन जब वह दोनों अभी किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे तो वो कभी उन्हें फोर्स नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैग भी अपनी नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगती है और जल्दी से ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर शॉप वाले को पैसे देती है और ज्योति को देखकर कहती है, जल्दी चलो हमें लेट हो रहा है। फिर वो अंजलि की तरफ देखकर कहती है, अंजलि जल्दी करो। अंजलि की स्कूटी पर बैठकर जल्दी से स्टार्ट करती है और जल्दी से स्कूटी स्टार्ट होती है और उसे ऐसी जल्दबाजी करते हुए देखकर अमन उन चारों की तरफ देखकर कहता है, ये क्या है। तो सब एकदम से रुक जाती हैं और अमन की तरफ देखती हैं। तो अमन उन चारों से कहता है, तुम्हारे हेलमेट कहाँ हैं। यह सुनकर वह चारों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तो अमन कहता है, एक दूसरे की तरफ देखना बंद करो और जल्दी से हेलमेट पहनो, तुम शायद भूल रही हो हेलमेट तुम सबकी सेफ्टी के लिए ही है। यह सुनकर वह चारों ना चाहते हुए भी हेलमेट स्कूटी की डिग्गी से निकालती हैं
और पहन लेती हैं। ये देखकर अमन कहता है, हाँ अब ठीक है आपका। तो वो सब वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अमन भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर फार्म हाउस में बंदिश भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया था। नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर शेर खान भी आ जाता है और वह भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद बंदिश उसकी तरफ देखता है और कहता है, काम हो गया। तो शेर खान समझ जाता है कि बंदिश किस बारे में बात कर रहा है। वो कहता है, सर हो गया है और हमारे आदमी जगह जगह पर फोटो लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। यह सुनते हुए बंदिश कहता है, ठीक है ऑफिस चलने की तैयारी करो। जब तक हम यहाँ हैं तो यहाँ का ऑफिस संभाल लेते हैं। यह सुनकर शेर खान हाँ कहता है। तभी शेर खान का फ़ोन बजता है तो फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन के उस तरफ से आवाज़ आती है, शेर खान सर, हमने उनके अड्डों का पता लगा लिया है। तो हमें ब्लास्ट कब करना है, दिन में या रात को? सुनकर शेर खान बंदिश की तरफ देखता है। बंदिश शेर खान की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? शेर खान उसे सब कुछ बता देता है। सब सुनने के बाद बंदिश कहता है, उन्हें कहो रात को ब्लास्ट करे और ऐसा धमाका होना चाहिए कि उस ठाकुर की रूह तक कांप जाए। उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है। यह सुनकर शेर खान हाँ कहता है। नेक्स्ट पार्ट।